सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। ये कहानी 200 साल पुरानी है। ये कहानी है डोगरा जनरल जोरावर सिंह की। हर हर महादेव के जयकारों के बीच मानसरोवर झील के सामने जंग से वापस लौटी जोरावर सिंह की सेना नतमस्तक थी। कैलाश पर्वत की वादियों में उस दिन खून बहा तिब्बत के लिए। भारत ने पिछले 800 सालों में तमाम राजा महाराजा, सल्तनतें, सेनाएं देखी, लेकिन जोरावर सिंह की टक्कर का कोई योद्धा नहीं देखा। तिब्बत, स्कार्डू, लद्दाख, बाल्टिस्तान, वो कहां कहां नहीं पहुंचे। और आज अगर लद्दाख हिंदुस्तान का हिस्सा है तो भारत के नक्शे में उसकी जगह बनाई जोरावर सिंह ने। और जहां डोगरा जनरल जोरावर सिंह का लद्दाख से जुड़ा नाता, वहीं अब लद्दाख जुड़ा है भारतीय सेना की एक खास रेजिमेंट से, जिसने सुरक्षित रखा लद्दाख को भारत की सीमा में। 1947 पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहा था और इस बार टारगेट लद्दाख की राजधानी लेह तक पहुंचने का कोई पक्का रास्ता नहीं था। पाकिस्तान उस पर कब्जा करने का मौका तलाश रहा था और लेह को किसी तरह महफूज रखना था। और इस काम के लिए सामने आए दो जांबाज अफसर और भाई, मेजर प्रीति चंद और मेजर खुशल चंद। उन्होंने खुद लेह तक जाने का फैसला लिया और अपने 40 साथियों के साथ एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ठीक जोरावर सिंह की तरह सर्द पहाड़ों में खुद अपना रास्ता बनाते हुए 500 किलोमीटर पैदल चल वो लेह पहुंचे। उनका लक्ष्य था एक हवाई पट्टी तैयार करना और दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए एक सेना खड़ी करना। दोनों काम उन्होंने बखूबी निभाए। 28 मई 1948 को दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी बनकर तैयार हुई और उस पर उतरा रॉयल इंडियन एयरफोर्स का विमान, जिसपे खुद मौजूद थे भारतीय सेना के तत्कालीन कमांडर मेजर जनरल के.एस. थिम्मैया। और फिर यह हवाई पट्टी जरिया बनी जंग में इस्तेमाल किए जाने वाले साजो सामान के इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। इस असंभव मिशन को अंजाम देने के लिए दोनों भाइयों को महावीर चक्र से नवाजा गया। सेवियर ऑफ लद्दाख के नाम से मशहूर ये जांबाज अफसर और उनके निडर साथी थे डोगरा रेजिमेंट के। डोगरा रेजिमेंट का गठन भले ही 19वीं सदी की शुरुआत में हुआ, लेकिन इनकी बहादुरी के चर्चे बेहद पुराने हैं। डोगरा जो है एक शब्द जिसका उत्पत्ति दो उसके उत्पत्ति के सूत्र बताए जाते हैं। एक तो है, कहते हैं दुर्गरा, मतलब दुर्गा माता के उससे जो भक्त थे वो डोगरा हो गए। दूसरा जो सूत्र ज़्यादा रेलेवेंट है और जो ज़्यादा सही माना जाता है वो ये है कि जो पहाड़ों के ऊपर एक पर्टिकुलर एरिया होते थे जिनको बोलते थे डुग्गर, जहाँ पे दो एक छोटी छोटी उनके वो रहने की जगह बनती थी, उसको डुग्गर बोलते थे, तो उससे ये नाम निकला। डोगरा का ये पहाड़ी देश आज बसा हुआ है पीर पंजाल से लाहौल स्पीति तक। इन बेहद खूबसूरत लेकिन सर्द वादियों में कहते हैं प्राचीन काल में कभी पांडव अपने शस्त्र गुरु परशुराम से युद्ध विद्या का ज्ञान लेते थे। डोगरा की जो खासियत है वो है, उसको एक हमें फ्रेज से अभी नया फ्रेज बना है, उसको बोलते हैं जेंटलमैन वॉरियर। काम, क्वाइट, डिग्निफाइड, जिनमें जब लड़ाई होगी तो फिर इनसे बढ़िया कोई नहीं है। कहने की बात यह है कि इन्फेंट्री में यही माना जाता है कि सबसे ज़्यादा दिमाग और इंटेलिजेंट जवान अगर है तो वो है डोगरा रेजिमेंट का। डोगरा समुदाय का सैन्य इतिहास सदियों पुराना रहा। अरसों पहले हिंदुस्तान की जमीन पर हक जमाने वाले हमलावर या कहें घुसपैठी हिंदू कुश की पहाड़ियों की ओर से ही आते थे और डोगरा समुदाय के लोग जो अमूमन इन पहाड़ियों में रहते थे पहली ढाल के समान थे। डोगरा राजवंश हिंदू डोगरा राजपूतों से बना था और इनके राजा थे गुलाब सिंह। गुलाब सिंह महाराजा रंजीत सिंह के दरबार के खास थे और जम्मू कश्मीर का राज्य उन्होंने ही राजा गुलाब सिंह को सौंपा। और खास डोगरा जवानों की पहली सेना 1830 में डोगरा राजा महाराजा गुलाब सिंह ने खड़ी की और राजा गुलाब सिंह की ही फौज के कमांडर थे जोरावर सिंह। जहां ये फौज डोगरा राजा गुलाब सिंह ने खुद खड़ी की, तो वहीं 1846 में अंग्रेजों ने डोगरा जवानों की एक अलग डोगरा पलटन बनाई। लेकिन स्थायी तौर पर भारतीय सेना के लिए एक पूरी रेजिमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी ने तैयार की बंगाल इन्फेंट्री की 37, 38
और 41 रेजिमेंट को जोड़कर। दूसरे महायुद्ध से पहले, आज़ादी से पहले, हमारी डोगरा रेजिमेंट की पलटने एंग्लो अफ़गान वॉर, पहले महायुद्ध वर्ल्ड वॉर युद्ध, द्वितीय वर्ल्ड वॉर के युद्ध के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इसके लिए उनको चंद एक थिएटर ऑनर्स और बैटल ऑनर्स के साथ सम्मानित किया गया। हमें 3 व्यक्तिगत रूप से बहादुरी दिखाने के लिए विक्टोरिया क्रॉस और 38 मिलिट्री क्रॉस के साथ सम्मानित किया गया। आज इस रेजिमेंट के जवान जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों से आते हैं और डोगरा रेजिमेंट की कई उपलब्धियों में से एक रही रेजिमेंट के 2 आला अफसरों का भारतीय सेना के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचना। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारी रेजिमेंट से 2 ऑफिसर्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। पहले जनरल गुरुनाथ बेवूर, जिन्होंने कि सेना के अंदर 1938 में कमीशन पाया 10 बलूच रेजिमेंट के अंदर, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद वो डोगरा रेजिमेंट के अंदर शामिल हुए। ये भारतीय सेना के 9वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। और इसके बाद जनरल निर्मल चंद्र विज, जिन्होंने कि 1962 के अंदर कमीशन लिया है, 4 डोगरा में कमीशन हुए और 16 डोगरा उन्होंने कमांड किया। ये भारतीय सेना के 21वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने और दोनों ने फौज के लिए और रेजिमेंट के लिए एक मिसाल कायम की और ये आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। और भारत की सेना में शामिल होने के बाद डोगरा सैनिकों ने कई जंगें लड़ी देश के लिए, जिसके लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। कर्तव्यवान और बहादुरी, इन सैनिकों का उद्देश्य सदैव से कर्तव्यम अन्वत्म रहा है, यानी कर्तव्य की पूर्ति के बिना मौत भी मंजूर नहीं। तो जैसे कर्तव्यम अनुवत्तम है, जो कि इसका मतलब डेथ अनटू ड्यूटी है, ये एक सोल्जर को बहुत इंस्पायर करता है और इसीलिए मेरे ख्याल से डोगरा सोल्जर जो है वो लड़ाई में बहुत बहादुरी से पेश आते हैं और उन्होंने कभी किसी हालत में लड़ाई में मार नहीं खाई, चाहे अपनी जान तक देना पड़े, क्योंकि उनको पता है ड्यूटी इज कम्स बिफोर डेथ। ठीक उसी तरह जिस तरह डोगरा जनरल जोरावर सिंह ने अपने सैन्य धर्म और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा और अपनी सेना का नेतृत्व खुद एक सच्चे सैनिक के रूप में किया। फैजाबाद अवध के नवाबों की पहली राजधानी रह चुका उत्तर प्रदेश का ये शहर 1976 से डोगरा रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर जो है 76 में यहाँ पे शिफ्ट किया गया बाय अ लेजेंड, ही इज कर्नल बब्बर। मैं इसको फख्र से कह सकता हूँ, गर्व से, कि ये सबसे बढ़िया रेजिमेंटल सेंटर है इन द सेंस कि ये जो डिप्लॉयमेंट है इसकी, इतना बड़ा इलाका इतना बढ़िया तरीके से बिखरा के जो खड़ा किया गया कि आज हमें कोई, हम नई चीज़ शुरू करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह की चीज़ यहाँ मौजूद है। फैजाबाद के इसी रेजिमेंट सेंटर के बीचों बीच है 4 वीर चौक, जो कि डोगरा रेजिमेंट के 4 वीरों के नाम पर है। रेजिमेंट सेंटर ने यहाँ अपने युद्ध वीरों की गाथाओं को जीवित रखा है और उनसे जुड़ी यादों को भी, जिसमें कि एक ऑफिसर है ब्रिगेडियर सेंटन, जो कि एक मेडिकल ऑफिसर थे, जिनको वर्ल्ड वॉर 1 में विक्टोरिया क्रॉस मिला और वर्ल्ड वॉर 1 में जमादार लाला को विक्टोरिया क्रॉस मिला। इसके अलावा भंडारी राम को वर्ल्ड वॉर 2 में विक्टोरिया क्रॉस मिला। ये 3 वीर जो हैं प्री इंडिपेंडेंस है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस मेजर संदीप शांकला, जो कि जफर खानी में शहीद हुए। मेजर संदीप शंकला 18 डोगरा रेजिमेंट का हिस्सा थे और उन्हें मिला अशोक चक्र, जो कि शांति के समय दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। 1991 में मेजर शंकला कुपवारा में तैनात थे। उस वक्त कश्मीर राजद्रोह की आग में जल रहा था। हिंसा और अलगाव ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। मेजर शंकला को श्रीनगर के कुपवारा में मौजूद एक छोटे से गांव भेजा गया। मेजर शंकला और उनके साथियों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी की। आतंकवादियों ने यह देखते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन तभी उनका एक साथी क्रॉस फायरिंग का शिकार हुआ और मेजर शंकला उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़े। Major Sandeep Shankla saw that. He immediately rushed to that boy, picked him up on his shoulders, took him back to a rear safe area where there was no danger as such, and again joined back the operation. There was an intense firefight, and one of the militants happened to
throw 2 grenades at Major Sandeep Shankla. Major Sandeep Shankla, seeing the danger, immediately reacted. He picked up one grenade and threw it back at the militant. Because of this, which that militant was neutralized. But unfortunately, the second grenade, which Major Shankla could not retrieve, that blew up and Major Shankla was grievously injured. Notwithstanding, he still kept fighting, he still kept encouraging his men. And there was this burst of an automatic, an AK-47 probably. Major Sandeep Shankla was hit in that also. And that was the time when he was evacuated. Prior to that, when he was being told to evacuate, he refused point blank. He said no. अशोक चक्र शांति के समय दिए जाने वाला वो सर्वोच्च वीरता सम्मान है और मरणोपरांत मेजर संदीप शंकला को इससे नवाजा गया। मेजर शंकला की शादी हुए महज 6 महीने ही हुए थे और उनकी पत्नी ने बड़ी ही बहादुरी और गर्व के साथ उनका यह सम्मान अपने हाथों में लिया। सेना ने भी उनके शहर पंचकुला में उनके नाम का शहीद स्मारक बनाया ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी जब भी यहां से गुजरें तो उन्हें इस बहादुरी की दास्तान सुनाई जाए। और रेजिमेंट सेंटर में मौजूद यह संग्रहालय भी डोगरा ऑफिसर मेजर संदीप शंकला के नाम पर है। रेजिमेंट सेंटर के इस हिस्से में तस्वीरों, मेडल्स, ट्रॉफियों, चिट्ठियों में सहेज कर रखी गई हैं रेजिमेंट की वो कहानियां जो डोगरा सैनिकों का सर गर्व से ऊंचा करती हैं। ये जो सांखला संग्रहालय है, ये हमारी रेजिमेंट की पूरी हिस्ट्री के बारे में एक इंसाइट एक ही बार में जो विजिटर है उसको दे देता है। इस संग्रहालय में तकरीबन 9 से 10 गैलरीज हैं, जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गैलरी, जो कि हमारी रेजिमेंट के जनरल NC विज इंडियन आर्मी के कर्नल रेजिमेंट रहे हैं। उस गैलरी में उनके लेफ्टिनेंट डे से लेके उनके चीफ बनने तक के सारे जो उनको खिताब मिले वो सब वहाँ पे लगाए गए हैं। बैटल ऑनर्स गैलरी है जिसमें कि यूनिट्स के बैटल ऑनर्स कुछ इंडिपेंडेंस से पहले और कुछ इंडिपेंडेंस के बाद उन सबको वहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे नए रिक्रूट जो कि बिल्कुल सिविल बैकग्राउंड से आए हैं उनको हम यहाँ पे लाकर उनको पुरानी गाथाओं, पुराने जो लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं रेजिमेंट की यूनिटों ने, उससे उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो एक अच्छे डोगरा जवान बन सके। और रेजिमेंट सेंटर में सहेजी गई है एक और कहानी। 1971 आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान का तीसरा युद्ध। डेरा बाबा नानक पश्चिमी पंजाब में बसा एक छोटा शहर था और पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ था। रावी नदी जो है, जो ये पहले हमारे देश से निकलती, जम्मू कश्मीर से निकलते हुए जो पाकिस्तान में जाती है, ये पंजाब में इसके काफ़ी जो है कोर्स, यानी इसका भाव है, ये बदलता रहता है। और इस बदलते रहने भाव से इंटरनेशनल बाउंड्री तो आपको पता है वो बदली नहीं हो सकती। तो इस वजह से इसके कुछ एनक्लेव्स बन जाते हैं। और अगर कुछ एनक्लेव्स जैसे पाकिस्तान के बाउंड्री के अंदर उसके एनक्लेव रावी नदी से बना है, तो अगर हमारे को उस एनक्लेव पर कब्जा मिले तो उस एनक्लेव से हम लॉन्च पैड बना के आगे हमला कर सकते हैं। यहां मौजूद था डेरा बाबा नानक ब्रिज, जिसके पूर्वी छोर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर अपने बंकर बना लिए और इस ब्रिज को छुड़ाने का मिशन सौंपा गया ब्रिगेडियर नरेंद्र सिंह संधू को। जैसा कि फौज में हमेशा पाया जाता है कि जो सबसे पहले जब लड़ाई लगती है तो जो चीज़ सबसे पहले फेल होती है वो प्लान होता है। तो ये प्लान हुआ कि टैंकों जाएंगे और टैंक्स लड़ाई करेंगे और फिर जाके हमारे सैनिक पहुंच के उसको कैप्चर करेंगे। आगे एक नदी आ जाती है जिससे टैंक चल रहे थे वो रुक गए। अब अगर टैंक रुक गए तो जो सैनिक थे वो सारे उसमें से डिसमाउंट हुए। यही एक मौका था जब कर्नल संधू ने उसका अपने कमान संभाली और सारे जवानों को लेके उनने उसको मोमेंटम को खत्म नहीं होने दिया। यह फैसला लिया गया कि अटैक के लिए टैंक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन चूंकि उस ओर दुश्मन बारूदी सुरंगें बिछा चुका था तो हमले की स्ट्रैटेजी तुरंत बदली गई। 5 दिसंबर 1971 की उस रात चारों ओर कोहरा पसरा था। ब्रिगेडियर संधू और उनके साथी ब्रिज को अपने कब्जे में वापस लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ मौजूद एक कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन अलावत। हाथों में ग्रेनेड्स लिए इन्होंने ब्रिज को घेर लिया
और दुश्मन पर ग्रेनेड से अटैक शुरू हुआ। कैप्टन अलावत के सामने ही वो मीडियम मशीन गन पोस्ट थी जहां से फायरिंग हो रही थी और उन्हें इसे किसी तरह खामोश करना था। कैप्टन अलावत ने कुछ और नहीं सोचा और बस तेजी से वो इस मीडियम मशीन गन की ओर भागे और झटके से उस पर कूदे। मशीन गन का बैरल उनके दाहिने हाथ में था और बाएं हाथ में ग्रेनेड, जो कि उन्होंने दुश्मन के बंकर पर मारा। और ये सब करते हुए दुश्मन की कई गोलियां उनके आंख पार हो चुकी थी, लेकिन उस रात उन्हें रोक पाना नामुमकिन था। अगले दिन की लड़ाई में अगेन नए तरीके से लड़ाई करते हुए और कैप्टन अलावत जो इसके यूनिट 10 डोगरा के ही थे, वो एक पिल बॉक्स को चार्ज करते हुए उनको मतलब रणगति प्राप्त हुई, वो मरे। और उनको, इन दोनों को, इनफैक्ट कर्नल संधू को जो सीओ थे और कैप्टन अलावत को एमवीसी से नवाजा गया। कैप्टन डीएस अलावत और ब्रिगेडियर संधू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 1971 की रात यह पूरा इलाका भारत के पास वापस महफूज था। साथ ही डोगरा रेजिमेंट को डेरा बाबा नानक का युद्ध सम्मान भी मिला। डोगरा रेजिमेंट 1995 से लेकर आज तक आतंकवाद का भी डटकर मुकाबला कर रही है। बॉर्डर पर तैनात डोगरा रेजिमेंट की कई बटालियंस ने यहां कट्टर खूंखार आतंकवादियों का सामना किया है। 11 जुलाई 1997 नौगाम में पोस्टेड थी रेजिमेंट की एक छोटी यूनिट। नौगाम बारामुल्ला और कुपवारा के बॉर्डर पर मौजूद लाइन ऑफ कंट्रोल का एक गांव था और यहां पर 5 जवानों की एक शॉर्ट पेट्रोल को लीड कर रहे थे कर्नल अनिल कुमार, जिन्होंने अपने साथियों के साथ 8 से 9 मिलिटेंट्स पर जवाबी हमला किया, जिनको साथ मिल रहा था पाकिस्तान की मोटर शेलिंग का। तो 3 जवानों को ऊपर रखा और एक जवान अपना भीम सिंह को साथ में लेके हम लोगों ने दोनों के दोनों री एंट्रेंट में क्रॉल करते हुए उतरे। री एंट्रेंट यानी कि नाले में 2 टाइप की वेजिटेशन थी। एक थी वाइल्ड रोजवुड, जिसको जंगली गुलाब बोलते हैं, और रोडोडेंड्रॉन बुशेस। तकरीबन उनकी हाइट 4 से 5 फीट की थी, डेंस थी। तो वो लोग कहाँ पर है नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जनरल डायरेक्शन से आपको पता लग गया था कि फायर वहाँ आ रहा है। लेकिन आपको पता है कि नाले में जब कोई फायर करता है तो आवाज़ गूंजती है, तो आपको पिन पॉइंट पोजीशन की आपको जानकारी नहीं होती है। इंटेंस फायरिंग के बीच कर्नल अनिल कुमार आगे बढ़े और सामने से मिलिटेंट पर गोलियां चलाई। 2 मिलिटेंट को वो मार चुके थे, लेकिन फिर उनकी एमुनिशन भी खत्म हो गई और अब उन्होंने वार किया पत्थर से। वो पत्थर शायद उसको लगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 7 या 8 मीटर दूर था। ज़रूर लगाओ, क्योंकि 2-3 सेकंड के लिए फायर मेरे पास नहीं आया। वो ही 2-3 सेकंड थे जब मैंने डिसाइड किया कि जो पहला वाला मिलिटेंट जिसको मारा था वो बिल्कुल नीचे नाले में पड़ा हुआ था, और क्योंकि मैंने पत्थर मारा था उसकी पोजीशन मेरे को पता थी। वेपन उसका उठाया और उस मिलिटेंट को गिरा दिया। उनकी इस बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया और डोगरा रेजिमेंट का इतिहास साहस और बहादुरी के ऐसे कई कारनामों से भरा हुआ है। आज रेजिमेंट के पास है 9 महावीर चक्र, 37 वीर चक्र, 58 शौर्य चक्र, 11 कीर्ति चक्र, 1 अशोक चक्र, 24 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 38 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 357 सेना मेडल, 16 युद्ध सेवा मेडल और कई अन्य पुरस्कार। इसके अलावा 1 पद्म भूषण और 2 पद्मश्री। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.